वेलकम बैक नाज़रीन। आप बढ़ते हैं ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से। कर्नल साहब ज़रा बताइएगा, ईरान और अमेरिका के हवाले से बड़े दिनों से डिफरेंट पेशन गोइयाँ और रूमर्स फैल रहे हैं, ख़ास तौर पे कि अमेरिका हमला कर देगा, फिर उसके बाद एक नेगोशिएशन का मरला हमने देखा जो नाकाम हुआ था, उसके बाद एक और नेगोशिएशन का मरला है वो भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके अभी तक कोई ऐसे सच कोई नताइज हमें देखने को मिले नहीं है। लेकिन ईरान भी अब जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग बता रहा है कि अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो मैं जो है मिडल ईस्ट की जो इसकी एयर बेसिस हैं उन पे जो है वो निशाना बनाऊंगा उनको। और उसके बाद उन्होंने ईरान ने जिस तरीके से चीन के साथ ये मुआहदा किया है कि वो अब वहाँ से जो है वो इक्विपमेंट्स ले रहा है। जी, मैंने पिछले कोई 3 माह में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है कि मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो ये ईरान का और यूएसए का की वार नहीं होगी। नहीं होगी, ये नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इनका इसलिए नहीं होगी कि जो यूएसए की वार के लिए प्रिपरेशन इस वक्त है, इब्राहिम लिंकन भी खड़ा है, जेराल्ड भी आ रहा है, बाकी भी सारे उसने 70% अपने रिसोर्सेज जो हैं वो बहरा अरब में इस ला के खड़े कर दिए हैं। जिन्होंने हमले करने होते हैं ये सारे फौजियों को पता है कि वो ये हरकतें नहीं करते, वो गरजते बाद में हैं और बरस पहले जाते हैं। आपने अगर इस लेवल का हमला करना है तो उसमें सरप्राइज का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अच्छा, जब आप सरप्राइज को कंप्रोमाइज कर जाते हैं धमकियां हर रोज दे दे के, तो उससे नजर ये आता है कि आपकी हमला करने की इस्तात नहीं है। अच्छा, आपने एवेल्युएट कर लिया है कि मैं हमला करूंगा तो मेरा नुकसान ज्यादा होगा। जब आपको अपना नुकसान ज्यादा नजर आता है, फिर आपने इसराइल बाद में देख लिया कि ईरान की सकत क्या है। ईरान ने कोई एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उन्होंने इसराइल को निपटा है। और इंसिडेंटली इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने बहुत अपने सफारती तलकात, ठीक है, ट्रंप साहब ने इसराइल जिधर जा चुका था, अगर हफ्ता 10 दिन और काम चलता तो मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी साल लग जाते दोबारा खड़े होने में। बहरहाल बचाया गया, ठीक है, उसमें हमारा भी रोल है, बाकियों का भी है। मैं अभी ये कहूँगा कि लड़ने के लिए, ठीक है, जो ईरान ने इस वक्त इक्विपमेंट और जो उसने इस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और जो उनकी टेक्नोलॉजी चाइना से एक्वायर की है, सुपरसोनिक और रशिया से भी की है, वो इस लेवल की है कि F-35 आएंगे तो खरीद से वापस नहीं जाए। अच्छा, F-35 इंसिडेंटली इस वक्त मलिक साहब से जानते हैं, बड़े एयर वाइस मार्शल रहे हैं। और बल्कि मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये 350 किलोमीटर पहले उनके रडार पिकअप कर लेंगे। अच्छा। और उनके पहुंचने से पहले उनके मिसाइल तैयार होंगे, लॉक होंगे। अगली बात, अगर उनके इजराइल के मिसाइल अटैक कराते हैं तो वो 700 किलोमीटर पे डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो बात गई। ठीक है, मैं आपकी तरफ मलिक साहब जरा इस हवाले से आप क्या कहते हैं, जो ये सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीदने के लिए जो है वो मायदा करीब पहुंच चुका है और जराए का ये कहना है कि चीनी साख्ता SM जो 302 मिसाइलों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। हतमी तरसील की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन ये मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और अगर ये सलाहियत ईरानियों के पास आ जाती है तो ये बहुत बड़ी जो है उनके लिए एक पावर होगी। इसमें आप क्या कहते हैं सर? जी यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी तादाद में अगर उनके पास ये एसेट्स आ जाते हैं तो ये एक और कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा हो जाएगी अमेरिकन डिफेंसेस के लिए। अच्छा, ऑलरेडी मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने अपनी जो फोर्स एम्प्लॉयमेंट इस थिएटर में करना शुरू की है वो ऑलरेडी एक अनपैरेलल्ड है और उसका कोई जो है सिमेट्री नहीं है ईरानियन एसेट्स या ईरानियन फोर्स कॉम्पोजिशन के साथ। तो इनहेरेंटली अमेरिका जो है
वो इसराइल के दिफा में इतना आगे चला गया है कि वो ईरान को एक कंप्लायंट रियासत बनाना चाहता है, जो उसके लिए मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। और पिछले साल जो उन्होंने स्ट्राइक्स की उसके मुकाबले में इस वक्त ईरानियन पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। देखें, पिछले बार स्ट्राइक्स के लिए जिन अरब ममालिक का के सरजमीन, उनके एसेट्स और एयर स्पेस इस्तेमाल की गई, वो सब इस वक्त अपनी माजूरी का इजहार कर चुके हैं। वो उन्होंने अमेरिकन को अपने बेसिस यूज करने से जो है इनकार कर दिया है। फिर चीन और रूस जो हैं वो बड़े प्रोएक्टिवली, खास तौर पे चीन, वो प्रोएक्टिवली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। और अब जिस तरह की फोर्स यहाँ पे अमेरिका इकट्ठी करके ले आया है और जितना वक्त उन्होंने दे दिया है ईरान को तैयारी का, तो वो तो खुद एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो ईरानियन जो मिसाइल हैं या उनकी जो बोट्स हैं, मिसाइल बोट्स जो हैं, वो अगर किसी भी अमेरिकन एसेट को ओवर द सी हिट करते हैं जी, तो इस बात से कते नजर के वो उसको तबाह कर दे या टोटल डैमेज कर दे, वो किसी एक एसेट का भी हिट होना जो है वो अमेरिकन जो मिलिट्री प्रोवेस और प्रेस्टीज है ग्लोबल, जो अमेरिका को सोल सुपर पावर स्टेटस देती है, वो चीज जो है उसको इररिपेयरेबल लॉस होगा। अच्छा। तो इसलिए जो हमें हिचकिचाहट नजर आती है अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में, उसकी वजह यही है कि ईरान के मुकाबले में अमेरिका को ज्यादा जो है वो इसमें अपने नुकसान का अंदेशा है। और जहां तक बात है कि दूसरे जो अमेरिकन एसेट्स हैं इस खिते में, जो ऑलरेडी इनके बेसिस हैं अरब ममालिक में, वो खुद एक टारगेट जो है अपॉर्चुनिटीज देते हैं ईरान के मिसाइल अटैक के लिए। ठीक है। और जिसका कि ईरान ने बर्मला इजहार भी किया है। सो ईरान को मेनलैंड अमेरिका पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है। इस खिते में ही अमेरिकन इतने बहुत सारे जो है बेसिस और एसेट्स हैं जिनको अगर वो एंगेज करता है तो ये तो बहुत बड़ी अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट होगी। और आखिरी बात इस ज़िमन में ये है कि इस सब कुछ करने के बाद वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, जबकि मिसाइल प्रोग्राम को कैप करने में या ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैप करने में वो उसको उन्होंने अपनी रेड लाइन करार दिया है। तो अमेरिका के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक कोई इनके साथ मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज हो, ताकि एक चीज और है मलिक साहब, अगर रिजीम चेंज में अगर वो कहीं से कामयाब हो जाते हैं देन देखिए, रिजीम चेंज उनकी एक ख्वाहिश तो है, रिजीम चेंज उनकी विश लिस्ट पे टॉप पे है, लेकिन ईरान के मामले में वो मुमकिन नहीं है। अगर हम एक लम्हे के लिए ये ग्रांट भी कर दें कि किसी इंटरनली प्लांटेड जो है एफर्ट के जरिए वो कोई ऐसे कामयाबी उनको हो जाए, तो वहाँ जो लीडरशिप का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक सुप्रीम लीडर को चेंज करने से वो खत्म नहीं होगा। वो उसमें इतनी लेयर्स मौजूद हैं जो उसको बहुत ज्यादा डेप्थ और स्टेबिलिटी देती हैं। ठीक है। और ये एफर्ट कभी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, मलिक साहब पॉइंट आ गया। और नज़ीर हुसैन साहब, आप जरा इसमें क्या रखते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सर, खासतौर पे ईरान और जो ये मामला हो रहा है खासतौर पे अमेरिका वाला, क्या ये सिंबॉलिकली सिर्फ एक ड्रामा रचाया जा रहा है या इसमें कुछ वाकई सदाकत है कि अमेरिका वाकई कोई हमला करने के करीब तर है? और दूसरा ये मुझे बताएं कि जो ये चाइना वाली हमने बात की कि ईरान जिस तरीके से उनसे सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स ले रहा है और उसमें अपने आप को वो पावरफुल कर रहा है, और थर्डली जैसे मैंने मलिक साहब से भी सवाल किया कि रिजीम चेंज अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि यहूदी लॉबी अगर उसकी बात करें और अमेरिकन लॉबी की बात करें CIA की, तो पेंटागन की ये कोशिश होती है कि वो इंटरनली कोई ऐसा फैक्टर बना देते हैं जिसमें रिजीम चेंज की जो है वो राह खुल जाती है। जी शुक्रिया। मैं आपको इसका जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ। जी जनाब।
इस वक्त चूंकि ग्लोबल इमर्जिंग नया ऑर्डर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर है। एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और एक मल्टीपोलैरिटी की सिचुएशन बनना शुरू हो चुकी है। अब एक तरफ है अमेरिका और इजराइल जी, इनके साथ कोई और नहीं है। इवन यूके ने कहा है कि हम अपना स्पेस नहीं देंगे, अरब कंट्रीज ने भी कहा हम अपना स्पेस नहीं देंगे। पहले जर्मनी देता था, तो वहां से इसके B-52 और बड़े बॉम्बर वहां से आते थे, वो खत्म हो गया। अब हो गया इजराइल और अमेरिका। अब इनकी जो अपोजिशन में कौन है? ईरान जी। अब ईरान अभी बहुत बड़ी गुफ्तगू हुई कि क्या खरीदेगा, क्या वो दे रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। इसका कुछ और एक और एंगल भी है इसका। जी। वो एंगल ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जी 303 बिलियन बैरल ऑयल पे कब्जा कर लिया। अच्छा, ठीक है। अमेरिका का चाइना का 14% वेनेजुएला से ऑयल आता था। जी वहां पर ईरान, इजराइल, चाइना और रशिया तीनों इन्वॉल्व थे, वन और द अदर शिप। उस पे अमेरिका कब्जा कर चुका है। अब आगे बात ईरान की। ठीक है। अब अगर ईरान भी कोलैप्स करता है, ये जो सारी बातें आपने की हैं बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर है जी। लेकिन अमेरिका की पावर और ईरान की पावर में कोई मुकाबला नहीं है। जी। ये आप ज़हन में रखें। जी। अब ईरान क्या करने जा रहा है या चाइना और रशिया क्या करने जा रहे हैं, ये बुनियाद रखी जा रही है एक नए पोलर की, एक नए पोल की, जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ नया ग्लोबल ऑर्डर ने चलना है। जी। अब रशिया और चाइना जी। ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ईरान को कोलैप्स होने दें। वजह, ईरान थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉसिल फ्यूल का, और तीसरी और उसकी जो लोकेशन है, विसिनिटी है इजराइल की, वो बहुत अहम है उनके लिए, अमेरिका के लिए होगी। लेकिन ये दो कंट्री ईरान को कोलैप्स नहीं होने देंगे। पाकिस्तान भी आप उसको शामिल कर लें, क्योंकि हमारे ऊपर भी जो उसका रिपल इफेक्ट होगा सिक्योरिटी का और इकोनॉमी का, हमारे ऊपर भी आना है। जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, छोटी या बड़ी, हम पे भी आना है। मैं जो पॉइंट डिफाइन करने कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ईरान को चाइना और रशिया आखिरी हद तक सपोर्ट करेंगे कि वो कोलैप्स ना हो। अगर ईरान किसी वजह से कोलैप्स हो गया, और यहाँ रजीम चेंज कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आप भूल जाएं। अगर इजराइल 70,000 गाजन को मार के भी आज तक पेशमान नहीं है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, आखिर में आके बोर्ड ऑफ पीस बनाना पड़ा, जो कि एक जोक है। इट इज अ जोक। यू सी, यूनाइटेड नेशन आपके होते हुए, सिक्योरिटी काउंसिल के होते हुए, इतने बड़े बड़े ICJ और ICC के होते हुए, अगर आपको एक बोर्ड बनाना पड़ रहा है तो क्या मतलब है इसका। लेकिन यहाँ ईरान में ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की सिचुएशन है, लेकिन उसके पीछे चाइना और रशिया है। चाइना और रशिया की अपनी जो सर्वाइवल है, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 100 साल की, वो तभी होगी जब वो ईरान को बचाएंगे। अब ये बहुत अच्छा हो गया कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के एसेट्स ईरान की विसिनिटी में है, कतर में है, बहरीन में है, ओमान में है, सऊदी अरब में है। और ईरान ने बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक चाल चली है कि अगर अमेरिका हमला करेगा या इजराइल करेगा तो हम इन दोनों के जो एसेट्स हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। आप ये बिल्कुल ज़हन में रखें। ऐन मुमकिन है कि कल ईरान ये भी कहे कि हम, अगर हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया इजराइल को, तो हम हिंदुस्तान को भी अपने हमले में शामिल करेंगे। तो अब सिनारियो जो बना है वो इन वे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़ा स्ट्रेटेजिक भी है। ये मेरी सबमिशन है कि वी आर इनटू इंटरेस्टिंग टाइम्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत मुफस्सल तरीके से आपने बताया। कर्नल साहब,
ज़रा मुझे ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से बताते हैं, राइट नाउ क्या सिचुएशन है? वज़ीर आज़म साहब की जो कतर में मुलाकातें हुई हैं, अब इसमें भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि जी हमने जो है अफ़गानियों के सामने जो है वो अब उनके सामने हमने हाथ जोड़ लिए, हम कतर के पास चले गए हैं। आपको पता है कि इंडियन मीडिया तो वैसे ही प्रोपेगेंडा करता है। तो कर्नल साहब इसमें ये बताएं कि अब राइट नाउ सिचुएशन क्या है? क्या कोई नेगोशिएशंस का मरहला फिर कोई स्टार्ट होगा कतर की या किसी मिडल ईस्ट की कंट्री की सदारत में, या जो है जिस तरीके से, क्योंकि देखें अगर हमने जिस तरीके से वहाँ पर हमला किया और वहाँ पे जो भी दुश्मन जो है वो वहाँ पे बैठे थे उनको हमने जहन्नम हासिल किया, तो उसके बाद एक हमें कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी। अब पंजाब बकर के अंदर जिस तरीके से होना एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है, तो क्या कहते हैं इस बारे में सर? देखिए जी, ये जो नया सिनारियो, नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदीया जी और कई और मुल्क जी ये फैसला कर चुके हैं जी कि अभी इजराइल, इंडिया और यूएस की डिक्टेशन और बदमाशी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही डिसाइडिंग टाइम इस वक्त हिस्ट्री में आया हुआ है। और इस वक्त अगर अमेरिका अकल समझ से की बजाय वो अपनी डिक्टेशन और अपनी जिद में रहा जी तो अमेरिका को इतना नुकसान होगा और उसकी इकोनॉमी इतनी नीचे जाएगी कि पूरी एक किताब हिस्ट्री की लिखी जाएगी इस चैप्टर पे कि ईरान से पंगा लेने का असर क्या हुआ। ये जगह, ये फोर्ट्रेस है। ईरान और पाकिस्तान, चाइना और रशिया, पर्टिकुलरली चाइना ने को आगे यूरोप में लॉन्च करने के लिए सी पैक और अपना वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट हर कीमत पे उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट और पूरा जोर लगा के, और उसी का हिस्सा है ये जो अभी आपकी टेररिज्म चल रही है। ये टेररिज्म हमें और चाइना दोनों को रोकने का फार्मूला है। इसको पूरी सपोर्ट है इसी ट्रायंगल की। 91 बिलियन डॉलर अभी तक दिए जा चुके हैं अफगानियों को। वो उसके अलावा जो 7 बिलियन का लेटेस्ट असला और सारी चीज़ें छोड़ के तो इसलिए नहीं गए थे कि उनके पास ले जाने के लिए C-130 नहीं थे, इसलिए छोड़ के गए थे कि इस एरिया में अमेरिका अपनी हेजमनी और अपनी टेररिज्म और बाकी चीज़ों के लिए। अब मुझे ये बताना सर, क्योंकि आप वक्त खत्म होने का प्रोग्राम का, मुझे ये बताएं कि अब फर्दर क्या, जैसे अब कतर से मुलाकात हुई है, जो प्रोपेगेंडा इंडिया से किया जा रहा है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? मीनिंग बाय कि क्या कोई सीज फायर की बात होगी आज, उसके बाद क्या, या मजीद हमले होंगे पाकिस्तान की? मैं बताता हूँ। देखिए जी, मुज़ाकरात की बातचीत तो होगी, ठीक है, मगर जितने बड़े स्टेक्स पीछे हैं इस ट्रायंगल के, ये तालिबान कितना मानते हैं नहीं मानते हमारी मगर मुझे ये कोई शॉर्टकट और इमीडिएट सक्सेसफुल मुज़ाकरात नज़र नहीं आते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मलिक साहब ज़रा एक तो ये भी बताएं कि कतर की मुलाकात के बाद आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और अपकमिंग आप क्या समझते क्या होगा? अगर इसको एक तो ये भी बताएं और इसको ज़रा पॉलिटिकली भी थोड़ा टच करें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ है, कितना ज़रूरी है कि मामला नागुज़ीर है इंटरनल सीज फायर के हवाले से? जी बिल्कुल, इसके अगर हम दोनों डायमेंशंस को देखें जी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपके सेकंड पार्ट का मैं पहले जवाब दे दूं कि जब तक हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक हमारी होल ऑफ द नेशन अप्रोच नहीं होगी, जब तक हम सब लोग कते नज़र इस बात से कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस तरफ है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, जब तक हम इस मसले को ओन नहीं करेंगे, ये मिलिटेंसी और टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा जी। ये हमें अपने पूरे सोसाइटी को, पूरी कौम को इकट्ठे होकर इस पे लड़ना है। इसके अलावा कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आ जाए आप अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान इतनी बुरी तरह जो है वो आलाकार बना हुआ है काबुल रजीम भारत का, कि मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली मुज़ाकरात जो हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली शायद कुछ एपिसोड्स और हों काइनेटिक एप्लीकेशन की, जिसके बाद उनको ये रियलाइजेशन होगी कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात टेबल जो है वही इस मसले का हल है। तो आने वाले वक्तों में, इमीडिएटली तो नहीं लेकिन मीडियम टर्म में फिर ये मसला इंशाल्लाह हल हो सकता है।
नज़ीर हुसैन साहब, पंजाब तक ये इसका मामला आ जाना, मतलब बखर के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी का हमला हुआ, और उसके साथ साथ फिर अपकमिंग आप क्या समझते हैं कि ये कितनी एक अलार्मिंग सिचुएशन है? और इसमें क्योंकि मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है, जैसे मलिक साहब ने भी मेरे साथ जो है वो इस चीज़ पे इंडोर्स किया कि बहुत ज़्यादा जो रूट कॉज है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, मीनिंग बाय के जो तमाम हमारी KPK की या बलूचिस्तान के जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक मेरे ख्याल में अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल है। तो आप क्या समझते हैं कि फर्दर इस पर क्या होना चाहिए, क्या होगा, और राइट नाउ क्या सिचुएशन है? जी, जहाँ आपने शुरू किया कतर का, जी मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को एक छोटा सा बयान दे देना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट का मकसद क्या है कतर का, ताकि ये जो स्पेकुलेशन है ये जड़े ना पकड़े और इसको कोई खास रंग ना दिया जा सके। ये वैसे भी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस का हिस्सा है कि जब भी हेड ऑफ स्टेट कहीं जाते हैं तो उनकी विजिट अनाउंस होती है और उसका छोटा सा पर्पस भी अनाउंस हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक डायलॉग की बात है, आप जिसको मुज़ाकरात कहते हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना होने चाहिए। ठीक है। वजह कि पाकिस्तान 70 साल से मुज़ाकरात ही कर रहा है। आप 70 साल से अफगानिस्तान को भुगत रहे हैं, वो आगे एक से एक कदम आगे जा रहा है। पहले होता था टूरेंट लाइन, फिर होती थी स्मगलिंग, अब आ गया टेररिज्म, चाहे वो BLA का हो या TTP का हो या TTA का हो। आप इसको आज से कहना शुरू करें अफगान टेररिज्म। ये जो अफगान टेररिज्म है, अभी हमारे दोस्तों ने कहा इसके पीछे हिंदुस्तान है, इसके पीछे इजराइल है, वो पाकिस्तान को एंगेज करके रखना चाह रहे हैं। अब आपने एक कदम उठाया है, उनको हॉट परसूट के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो भी इस तरह एंगेज किया है वो करे रखें, आप पीछे ना हटे। मैं अर्ज कर रहा हूँ 70 साल बहुत होते हैं। इसको सर कंक्लूड कर ले जरा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आप कंक्लूड कर ले सर। जी, मैं दो लाइनें आपको कहना चाह रहा हूँ। जी, आप 2 काम करें। जी, डोंट गो फॉर डायलॉग, डोंट आस्क फॉर किसी भी इंटरमीडिएट को। आप अपना काम करें जो आप कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। एक तालिबान के वीजा भी तालिबान डिटेरेंस को मजबूत करें, उनको खौफ दिल में हो कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। और दूसरा, उनकी आर्मी जो है वो खासी बड़ी है, बाय द वे है 3rd क्लास, लेकिन आप उसको डिग्रेड करें। पॉइंट आ गया सर। और चौथा, मुझे एक और कहने दें कि जो अमेरिका का वहाँ डेपो पड़े हुए हैं, अमेरिका से रिक्वेस्ट करें, बिल्कुल जान करें, और वो इसको सुनेंगे। सर पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच नज़ीर हुसैन साहब, जाज मलिक साहब, थैंक यू सो मच। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।